नमस्कार दोस्तों, डेल्टा पाठशाला में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो फंडामेंटल राइट्स में पढ़ने वाले हैं। फंडामेंटल राइट्स में हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे। पहला हमने कल कंप्लीट किया था फंडामेंटल राइट्स में राइट टू इक्वलिटी। आज हम जो शुरू करेंगे राइट टू फ्रीडम के बारे में। राइट टू फ्रीडम में हम देखेंगे कि राइट टू फ्रीडम में कहाँ से कहाँ तक के आर्टिकल है। आर्टिकल्स तो आपको मैंने उस दिन भी बता दिए थे। आर्टिकल 19 टू आर्टिकल 22 तक फंडामेंटल राइट्स के बारे में, फंडामेंटल राइट में राइट टू फ्रीडम की बात कर रखी है। अब देखिए राइट टू फ्रीडम में आर्टिकल 19 टू आर्टिकल 20 की जो बात कर रखी है। आपको एक बात यहाँ पर एक ध्यान रखनी है कि जब स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था उस समय क्या होता है, एक साइमन कमीशन आता है और साइमन कमीशन के समय अब बहुत ज़्यादा विरोध होता है। 1927 में साइमन कमीशन आया। उस समय इतना ज़्यादा विरोध होता है कि उनको फिर वो क्या करते हैं, इंडियन गवर्नमेंट, इंडियन जो भी लोग होते हैं उनको ये बोला जाता है कि आइए आप, और आप जो भी भारतीय राष्ट्रीय नेता थे उनको कहा कि आप ऐसा एक ड्राफ्ट बना के हमें दिखाइए जो सभी कम्युनिटी के लोगों को, सभी लोगों को ये पसंद हो इसके बारे में कि हाँ हम आपकी बात को मानते हैं और आप जो भी ड्राफ्ट बनाओगे हम उस पर देखेंगे कि आप किस प्रकार से ड्राफ्ट बना रहे हो, क्या उसमें प्रावधान कर रहे हो। तो उसके बेसिस पर 1928 में नेहरू रिपोर्ट आती है। नेहरू रिपोर्ट, मोतीलाल नेहरू उसके अध्यक्ष थे, उसी के नाम पे उसको बोलते हैं नेहरू रिपोर्ट। ठीक है। अब नेहरू रिपोर्ट में ये देखा जाता है बहुत सारे प्रावधान होते हैं। उन प्रावधानों में एक प्रावधान है कि जैसे कि मान लीजिए फंडामेंटल राइट से रिलेटेड थे कि 19 फंडामेंटल राइट उसमें आप शामिल करोगे। ओके, 19 फंडामेंटल राइट्स में एक जैसे फंडामेंटल राइट्स था कि संघ बनाने का अधिकार, एसोसिएशन बनाने का अधिकार, इस प्रकार के तमाम सारे फंडामेंटल राइट्स का उसमें जिक्र किया गया था। वहीं से फंडामेंटल राइट्स की एक तरीके से हम देख सकते हैं कि हिस्ट्री कहाँ से शुरू होती है अगर इंडिया में देखा जाए तो। ओके, मॉडर्न इंडिया में देखा जाए तो। अब देखिए हम देखते हैं आर्टिकल 19 से शुरू करते हैं। आर्टिकल 19 में क्या लिखा गया है, तो आर्टिकल 19 में देखिए, आर्टिकल 19 में टोटल 6 क्लॉज दे रखे। अब इनको दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। आर्टिकल 19(1) को एक साइड कर सकते हैं और आर्टिकल 19 क्लॉज 2 से आर्टिकल 19 क्लॉज 6 तक को हम एक साइड रख सकते हैं। क्यों ऐसा? इसलिए आर्टिकल 19(1) में राइट्स दे रखे हैं सिटीजन्स को। ठीक है, जो आर्टिकल 19 में जो भी राइट्स दे रखे हैं वो केवल और केवल सिटीजन्स को है। आपको ये याद रखना है, किसी भी दूसरे व्यक्ति को नहीं है, फॉरेनर के किसी को भी ये फंडामेंटल राइट्स नहीं दिए गए। और ये केवल और केवल स्टेट के खिलाफ ही आप इनको यूज कर सकते हो, निजी व्यक्ति के खिलाफ आप यूज नहीं कर सकते हो, इंडिविजुअल के खिलाफ। ठीक है, कि हमारे ये फंडामेंटल राइट्स से हमें बोलने नहीं दे रहा, ये नहीं दे रहा, तो वहाँ पर आप स्टेट के, अगर स्टेट आपको कहीं पर रोक रहा है तो आप कोर्ट में जा सकते हो, किसी इंडिविजुअल के खिलाफ आप नहीं जा सकते हो। क्लियर है यहाँ तक? अब देखिए आर्टिकल 19(2) से 19(6) है, क्लॉज 6 है, इनमें यह प्रावधान है कि स्टेट को पावर दे रखी है। अब स्टेट को ये पावर दे रखी है कि स्टेट इन पर रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लगा सके। ठीक है, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस किस बेसिस पर लगाएंगे? बाकी के जो भी आर्टिकल 19 क्लॉज 1 है उसके जो अलग अलग सब क्लॉज बना रखे हैं उनमें प्रावधान कर रखे हैं, उन पर प्रावधानों के अकॉर्डिंग रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लगाने जरूरी है, क्योंकि आपको पूरी तरीके से छूट तो नहीं दी जा सकती कि आप कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, यहां तक समझ में आ रहा होगा आपको। अब रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस किस प्रकार के लगाएंगे, क्या क्या लगाएंगे, इनके बारे में देखिए। पहला है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, मतलब आपको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, किसी भी प्रकार की आप अभिव्यक्ति कर सकते हो। जैसे मान लीजिए स्टेट कोई पॉलिसी लेकर आ रहा है, आपको लग रहा है कि ये पॉलिसी सही नहीं है, हमें बोलने का अधिकार है, हम कहीं पर भी जाके बोलेंगे, स्टेट को वापस लेना जरूरी होगा। कोई भी चाहे पार्लियामेंट लेके आ रहा है, चाहे स्टेट लेजिस्लेचर कोई भी लॉ लेके आ रहा है, तो आपको बोलने का पूरी तरीके से राइट है। लेकिन इस राइट में ये भी नहीं कि जैसे हम कृषि कानून देखें, कृषि कानून 2019 में आए थे, एग्रीकल्चर लॉज, उनके खिलाफ बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट हुआ था, दिल्ली में बहुत ज़बरदस्त तरीके से प्रोटेस्ट चला था। लेकिन फिर वहीं पर एक हम कंडीशन जब देखते हैं कि स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले पर वो क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा मतलब एक तरीके से अराजकता की स्थिति फैला देते हैं, और उस समय वो वहाँ पर अपना झंडा भी फहरा देते हैं। अब वहाँ पर असामाजिक तत्व होंगे, उन्होंने फहराया होगा, ऐसा काम किया होगा, फिर उस पर गवर्नमेंट ने अपना एक्शन लिया, जो भी अथॉरिटी को जिसके पास पावर है, तो वो आप नहीं कर सकते हो। वहाँ पर क्या करेगा स्टेट? रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लगाएगा।
इस प्रकार से रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस स्टेट को पावर दी गई है। जैसे कि मान लीजिए बी में दे रखा है कि असेंबल पीसफुल एंड विदाउट आर्म्स, मतलब आप पीसफुली और शांतिपूर्ण तरीके से आप असेंबली बना सकते हो। असेंबली माने सम्मेलन बना सकते हो किसी भी प्रकार से। तो अब आप सम्मेलन बना रहे हो, शांतिपूर्ण तरीके से काम कर रहे हो, लेकिन ये नहीं कि आप शांतिपूर्ण तरीके से काम करने के नाम पर आप कुछ भी कर लोगे, ऐसा तो आप नहीं कर सकते हो। इसमें क्या प्रोविजंस कर रखा है, जैसे रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस के लिए सीआरपीसी की धारा 144, अपन सुनते हैं कि धारा 144 लगा दी गई है, तो वो यहीं पर लगाई जाती है। और उसमें ये किया जाता है कि जो डीएम होता है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है, उसको ये पावर होती है कि वो देखे कि कहीं पर अराजकता फैलने की संभावना तो नहीं है। अगर अराजकता फैलने की संभावना या कुछ असामाजिक तत्व कुछ करने की कोशिश करने लग सकता है कि ऐसा हो सकता है, तो फिर वहाँ पर आर्टिकल सीआरपीसी की धारा 144 के लागू कर दिया जा सकता है और किसी भी सम्मेलन को मंजूरी नहीं दी जा सकती है। वहीं पर आईपीसी की धारा 144 भी, अगर आप 141 भी देखा होगा आपने, 141, इसमें क्या किया जाता है कि 5 से अधिक व्यक्ति, ठीक है, 5 से अधिक व्यक्ति कहीं पर एक जगह इकट्ठा नहीं हो सकते हैं, ताकि क्या हो सकता है, किसी भी कोई सामाजिक रूप से कोई सामाजिक तथ्य हो, कोई समाज में कोई ऐसा कुछ जो हार्मनी है या लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन है, उसमें किसी भी प्रकार की व्यवधान उत्पन्न हो, इसके लिए प्रावधान किए गए हैं। नेक्स्ट में क्या दे रखा है, नेक्स्ट में दे रखा है टू फॉर्म एसोसिएशन और यूनियन लाइक कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपको कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बनानी है, आपको कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बनाने का अधिकार दे रखा है। अब कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बनाने के नाम पर आप ये नहीं कर सकते कि कोई भी जैसे मान लीजिए लेबर एसोसिएशन बना रखा है। अब लेबर एसोसिएशन आपने बनाया हुआ है, तो लेबर एसोसिएशन के नाम पर आप कहीं पर भी जाके मोल भाव करने शुरू कर दिए, हड़ताल करनी शुरू कर दी या कहीं पर तालाबंदी कर दी, ये आपको राइट नहीं दिया जा सकता है। ठीक है, तो ये राइट आपको नहीं दिया जाएगा। इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस स्टेट लगा सकता है, लॉ बना के लगा सकता है। अगले में दे रखा है कि मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। हाँ, आपको ये राइट है, कहीं पर भी घूमो, कहीं पर भी रहो, खाओ पियो। जैसे अगले में है कि कहीं पर भी आप सेटल हो सकते हो, रिजाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ टेरिटरी ऑफ इंडिया, ये आप कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस सेंटर या स्टेट गवर्नमेंट इस आधार पर लगा सकती है कि कोई भी जो ट्राइबल एरियाज हैं, जो ट्राइबल एरियाज हैं, उन ट्राइबल एरियाज में उनकी जो कल्चर है, उनकी जो लैंग्वेज है, ठीक है, उनके जो कस्टम्स है, उनके उन सबको प्रिजर्व करने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, कोई लॉ लेके आती है और उस लॉ के तहत कहती है कि आपको यहाँ पर नहीं जाना है, आप यहाँ पर नहीं जा पाओगे, ताकि उनकी जो भी परंपराएं वगैरह है उनको आप किसी भी प्रकार से नुकसान ना पहुँचाओ, वो अपने हिसाब से फ्रीली रह सके। ओके, नेक्स्ट में ये लिखा गया है कि टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, टू कैरी एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस। अब देखिए, आप किसी भी प्रकार का ट्रेड कर सकते हो, बिजनेस करते हो, कोई भी आप प्रोफेशन चूज कर सकते हो। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको क्या कर सकते हो, कहीं पर भी जा सकते हो, आप किसी भी प्रकार का ऑक्यूपेशन कर सकते हो। जैसे आप बोलोगे नहीं, मुझे तो गांजे का ट्रेड करना है, इसमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट है और मेरा तो यही धंधा चल रहा है, शुरू से इलीगल करता था, तो मुझे करना ही करना है। तो यहाँ पर आपको ये छूट नहीं दी जा सकती कि आप गांजे का प्रोफेशन करोगे। या आप मान लीजिए कोई हैजार्डस कोई इंडस्ट्री डाल रहे हो, पटाखों की इंडस्ट्री डाल रहे हो, तो वहाँ पर गवर्नमेंट से आपको प्रॉपर लाइसेंसिंग की व्यवस्था है, उस प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा आपको। वहाँ पर आप बच्चों को नहीं लगा सकते हो, ओके, एडल्ट को ही आप काम पर लगा सकते हो। ये सारे प्रोविजंस क्या हुए, एक तरीके से रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस होंगे ताकि सिटीजन्स को नुकसान ना हो, आम नागरिक को नुकसान ना हो किसी भी प्रकार से। ठीक है, जैसे कि एक एक्ट आया हुआ है, नारकोटिक्स ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट 1985। इसके तहत क्या किया गया, जो भी नारकोटिक ड्रग्स वगैरह एक्ट्स आए जाते हैं बाहर से, उनको क्या किया जाता है, उन पर रोक लगाने के लिए ये एक्ट लाया गया ताकि आप प्रतिबंध लगाया जा सके। ओके, अब जैसे एक मैंने आपको बात बताई थी मूव फ्रीली वाली, वहाँ पर एक बात आप ध्यान रखना, वहाँ पर क्वेश्चन बन सकता है या क्वेश्चन बनाए जाते हैं, वहाँ से बार बार क्वेश्चन बनने के चांसेस होते हैं। जैसे मूव फ्रीली आप कहीं पर भी जा सकते हो। अब मूव फ्रीली में दो प्रकार के हैं, आप इंडिया में, इंडिया के टेरिटरी के और इंडिया की टेरिटरी से बाहर भी, ठीक है, मतलब भारत के अंदर भी और भारत के अगर बाहर आपको कहीं पर भी जाना हो तो दोनों जगह आप घूम सकते हो। आपको आर्टिकल 19 आपको क्या देता है, छूट देता है, आपको राइट देता है। आप सेंटर, अगर आपको स्टेट आपको रोक रहा है, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट रोक रही है चाहे स्टेट गवर्नमेंट रोक रही है, तो आप राइट टू फ्रीडम के तहत आप
कोर्ट में जा सकते हो, लेकिन कहीं से भी वापस आने का अधिकार, ठीक है, रिटर्न लौटने का अधिकार, आपको वापस आने का अधिकार आर्टिकल 19 नहीं देता है। वापस आने का अधिकार तो ये नहीं देता है। अब आप सोच रहे होंगे कि वापस आने का अधिकार नहीं देता है, तो मान लीजिए कहीं पर कुछ हो गया हो, बाहर गए, जैसे कोविड-19 की बहुत ज़्यादा सिचुएशन ख़राब हो गई थी, या उससे पहले भी कुछ ऐसी कंडीशन बन जाती है, तो फिर वहाँ से वापस आने का अधिकार तो फिर गवर्नमेंट क्यों लाती है, हमें किस बेसिस पर लाती है? तो यहाँ पर ये है कि आर्टिकल 21 है जो जीवन जीने का अधिकार है, जो कि हम उसके बारे में आगे डिटेल से देखेंगे। उसमें ये प्रावधान, उसके तहत ये प्रावधान है कि वापस आने का आपको अधिकार है, आप राइट है। जैसे कोविड-19 की सिचुएशन में अगर आप फंस गए हो तो आप गवर्नमेंट को बोलोगे, या कहीं पर युद्ध हो गया हो, किसी कंट्री में आप काम कर रहे हो, तो आप वहाँ पर, जैसे यमन में सिचुएशन हुई थी, बहुत डिफिकल्ट कंडीशंस हो गई थी कुछ साल पहले, अगर आपको पता हो, तो वहाँ से गवर्नमेंट ने क्या किया था? गवर्नमेंट ने ये किया था कि वहाँ से नागरिकों को इवेक्यूएट किया था। अभी कोविड-19 के दौरान बहुत सारे प्रोग्राम चलाए थे, मिशन चलाए थे, वंदे भारत नाम से, या और भी तमाम सारे ऑपरेशन चलाती रहती गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट आर्टिकल 21 के तहत वापस लाने का आपका जो राइट है, उसी के अनुसार काम करती है। आपको ये समझ में आ रही होगी सारी चीज़ें। देखिए, जो मैंने ये लगाए हैं, जो मैंने ये आपको सारी चीज़ें लिख के बताई है कि आर्टिकल 19 में ये प्रोविज़न, सारी चीज़ें, अब आप चाहो तो आप इनको पढ़ सकते हो, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। इतने ज़्यादा आपको पढ़ने की वैसे ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपको सिंपलीफाई करके हर चीज़ को बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ये तो सामने अगर किसी की इच्छा हो पढ़ने की, चलो हम पढ़ लेते हैं, हमारे पास टाइम है एग्ज़ाम से पहले अभी हमारे पास, तो आप पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। बाकी आपको हर चीज़ पूरी तरीके से क्रिस्टल क्लियर मिलेगी, एकदम ईजी लैंग्वेज में आपको समझाया जाएगा। बस बने रहिए वीडियो के अंत तक और सारी चीज़ों को देखते जाइए और समझते जाइए, और अपने पास एक नोटबुक रखिए, उसमें नोट डाउन करते जाइएगा। ओके, अब आर्टिकल 20 देखते हैं। आर्टिकल 20 में क्या लिखा है? आर्टिकल 20 में लिखा है प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। ओके, हम इसको क्या करेंगे, एक एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। हम इसको डिवाइड कर लेंगे, लेकिन हम एक पहले एग्जाम्पल देता हूँ आपको। एग्जाम्पल, आप मान लीजिए आप मेट्रो में हो, ठीक है। अब मेट्रो में गए हो, तो मेट्रो में लिखा होता है कि आपको यहाँ पर थूकना मना है, आप यहाँ पर खाना नहीं खा सकते हो। उसके लिए अगर आपने स्पीड कर दिया हो, स्पीड, ठीक है, थूक दिया हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा? 200 रुपये का जुर्माना है, मान लीजिए, ये लो बना हुआ। अब क्या होता है कि आपने जिस समय थूक दिया, बाई चांस मान लीजिए कुछ ऐसी कंडीशंस हो गई, आप भूल गए या आपको पता नहीं था, किसी भी सिचुएशन आपने थूक दिया हो, फिर वहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेशन था उसने देख लिया और उन्होंने आप पर जुर्माना लगा दिया 200 रुपये का। अब जुर्माना लगा दिया, लेकिन उसी समय मान लीजिए एक नया लॉ पारित होता है और उसमें कहा जाता है कि नहीं, आपको 500 रुपये पे करने होंगे, और कम से कम 2 दिन के लिए, 2 डेज के लिए आपको यहाँ पर एज ए सफाई कर्मी काम भी करना होगा, ताकि आपको पता रहे कि आगे से आपको हमें ये गलती नहीं करनी है। क्योंकि कितनी मुश्किल होती है साफ़ सफाई रखना, इतनी ज़्यादा ट्रेवलिंग होती है, यहाँ पर लोग आते जाते रहते हैं, उनको सबके सामने साफ़ सफाई रखना कितना मुश्किल होता है। तो आपके लिए ये सज़ा का प्रावधान, ठीक है। ये 2 ऐसे प्रावधान होगी मान। अब आपको हम इसी एग्जाम्पल के थ्रू इस आर्टिकल 20 को आगे कंटिन्यू समझने की कोशिश करेंगे, आगे क्या कंडीशंस बन सकती है। तो आप इस मेट्रो वाले एग्जाम्पल को अपने दिमाग में एकदम क्रिस्टल दिमाग में रखिएगा, ध्यान रखिएगा कि हम क्या पढ़ने वाले हैं। ओके, तो आर्टिकल 20 है, 21 में क्या कह रखा है, 20 के क्लोज 1 में क्या कह रखा है? अगर आपने विधि का उल्लंघन नहीं किया, मान लीजिए कोई लॉ बना रखा है, पहली बात इसमें 2 चीज़ें कह रखी है क्लोज 1 में, कि कोई लॉ बना है, आपने उसका उल्लंघन नहीं किया, आपने उसको ब्रीच नहीं किया, ठीक है। अगर आपने उसको नहीं तोड़ा है तो फिर आपको अपराधी नहीं माना जाएगा, ठीक है। अगर आपने ब्रीच नहीं किया तो आपको अपराधी नहीं माना जाएगा। अब मान लीजिए आपके लिए दूसरी कंडीशन में ये हो गया कि अगर आपने लॉ को ब्रीच तो कर दिया है, लॉ ब्रीच कर दिया है, लॉ तोड़ दिया है, लॉ का उल्लंघन कर दिया गया, अब आपको सज़ा दी जाएगी, अपराधी हुआ, तो सज़ा दी जाएगी। वो सज़ा आपको जो आपने लॉ का ब्रीच किया और उस लॉ में जो सज़ा का प्रावधान किया है, जैसे मान लीजिए मेट्रो का ही एग्जाम्पल, 200 रुपये का प्रावधान था, तो वही उतनी ही सज़ा आपको दी जाएगी। ये नहीं है कि नया लॉ बना दिया उसी समय और फिर जो 500 रुपये और 2 दिन की जो सफाई कर्मी, एज ए सफाई कर्मी आपको वहाँ पर काम करना होगा, वो सज़ा आपको नहीं दी जा सकती, क्योंकि जिस समय आपने जो नियम तोड़ा था, कानून तोड़ा था, उस समय वो सज़ा नहीं थी। ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ समझनी है, 2 कंडीशंस होती है, एक होती है रेट्रोस्पेक्टिव, एक होती है प्रोस्पेक्टिव। देखिए, रेट्रोस्पेक्टिव में ये होता है
कि कोई भी अगर एक्ट लाया गया है, उसको अगर आज लाया गया, मान लीजिए आज के दिन एक्ट लाया गया है, और उस लॉ को हम क्या करेंगे 1955, 1995 या 2000 कभी भी पीछे से लागू कर सकते हैं कि तब से ये लॉ लागू होगा। तो सुप्रीम कोर्ट का यहाँ पर जजमेंट आ रखा है कि कोई भी क्रिमिनल अगर एक्टिविटीज़ हो रखी है, ठीक है, क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में या क्रिमिनल केसेस है, वहाँ पर आप किसी भी लॉ को रेट्रोस्पेक्टिवली लागू नहीं कर सकते हो। ओके, लेकिन प्रोस्पेक्टिव में ये होता है कि आप कोई भी लॉ बनाया और वो आज से आगे जो भी समय टाइम पीरियड होगा उसके लिए वो लागू होगा। आज के बाद में अगर कोई भी किसी भी प्रकार का उल्लंघन करेगा तो उसको ये सज़ा दी जाएगी। क्लियर होगा? रेट्रोस्पेक्टिव और प्रोस्पेक्टिव में आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा। ओके, अब नेक्स्ट अपन देखते हैं कि आर्टिकल जो 20 है उसका क्लॉज 2 है, उसमें क्या लिखा गया। सो इसमें ये होता है डबल जीओपार्डी में कि अगर गवर्नमेंट अगर किसी भी प्रकार से कोई भी अगर किसी को सज़ा दे दी गई, कोई अपराधी है, मान लीजिए उसको एक्स काम के लिए सज़ा दे दी गई है, उसने एक्स अपराध किया था और उसके लिए उसको सज़ा दे दी गई है, तो उसको वापस से सज़ा नहीं दी जाएगी। एक काम के लिए, एक अपराध के लिए एक ही बार उसको सज़ा दी जाएगी। लेकिन इसमें एक ये पेच आता है कि अगर मान लीजिए कि उसने क्या कर दिया, कोई बाहर से कोई इंसान जैसे आया है, फॉरेन से आया है और बहुत सारा गोल्ड लेकर अपने साथ में आ गया है या डायमंड लेके आ गया इलीगली रूप से, फिर उसको पकड़ लिया गया एयरपोर्ट पे। फिर जो एयरपोर्ट अथॉरिटी थी उसने क्या किया, डिपार्टमेंटली रूप से क्या किया, उसके सारे गोल्ड को कैप्चर कर लिया, अपने पास रख लिया। अब उसमें वो क्या होगा कि वो सुप्रीम कोर्ट में इस बेसिस पर जाएगा कि मुझे आर्टिकल 20 के क्लोज 2 में जो दे रखा है, अगर दोबारा उसको सज़ा दी जाती है कोर्ट में, तो फिर वो कहेगा कि मुझे एक बार सज़ा मिल चुकी है, मेरा गोल्ड ले लिया उन्होंने और वहाँ पर उन्होंने मुझे जो सज़ा देनी थी वो दे चुका है। तो कोर्ट ने क्या कहा था, सुप्रीम कोर्ट ने, कि अगर आपको डिपार्टमेंट के कोई भी अगर डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंटल अगर आपको डिपार्टमेंट से रूप सज़ा मिली हुई है या कोई क्वासी जुडिशियल बॉडी है, क्वासी जुडिशियल बॉडी अर्ध न्यायिक सिकाय जुडिशियल, ठीक है, क्वासी जुडिशियल बॉडी है, अगर वो उनके द्वारा आपको किसी भी प्रकार की सज़ा दी जाती है तो वो सज़ा उसके बाद भी आपको कोर्ट के द्वारा सज़ा दी जा सकती है, क्योंकि वो सज़ा मान्य नहीं होगी और उसके खिलाफ आप फिर कोर्ट में ये दावा नहीं कर सकते हो कि हमें सज़ा दी गई। ओके, क्लियर होगा यहाँ तक आपको कि आर्टिकल 20 के क्लोज 2 में क्या लिखा गया। हाँ, अगर आपने एक्स अपराध किया तो एक्स के लिए एक बार सज़ा मिलेगी, ये ठीक है। वाई के लिए आपको, फिर अगर वाई अपराध कर दिया तो वाई के लिए आपको अलग से जो सज़ा प्रावधान होना चाहिए वो मिलेगा। हाँ, सेम अपराध कर दिया फिर से आपने कर दिया तो उसकी वापस से सज़ा मिलेगी, वो भी है। लेकिन बस यहाँ याद इतना ही ध्यान रखना है कि एक काम के लिए, एक अपराध के लिए एक ही बार सज़ा मिलेगी, लेकिन डिपार्टमेंटली और क्वासी जुडिशियल बॉडी के द्वारा अगर आपको सज़ा दे दी गई है तो फिर भी उसके बावजूद आपको अगर कोर्ट में सज़ा दी जा रही तो कोर्ट आपको सज़ा दे सकता है। इस बेसिस पर आप कोर्ट को ये नहीं कह सकते कि हमें तो डिपार्टमेंट के द्वारा सज़ा दे दी गई है या क्वासी जुडिशियल किसी बॉडी के द्वारा सज़ा दे दी गई है। ओके, अब 20 के क्लोज 3 में लिखा गया है कि अगर कोई एक्यूज्ड है उसको आप अपने ही खिलाफ साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए, विटनेस देने के लिए कंपेल नहीं कर सकते हो, बाध्य नहीं कर सकते हो, ठीक है, बाध्य नहीं कर सकते हो कि आप अपने ही खिलाफ साक्ष्य दीजिए, प्रोवाइड करवा दीजिए, जैसे कि हाँ मैंने ये काम किया, स्टेटमेंट दीजिए कि ये सज़ा मैंने ही की है, आप उसको कंपेल नहीं कर सकते हो। ओके, तो ये आर्टिकल 20 के क्लोज 3 में बात कर रखी है। सुप्रीम कोर्ट में भी ये सारी चीज़ों का बहुत सारे जजमेंट्स में बोल रखा है कि नहीं, पुलिस ज़बरदस्ती नहीं कर सकती कि हाँ मैंने ही ये काम किया, इसके लिए आप उनको फोर्स करो कि हाँ आप अपने खिलाफ साक्ष्य दीजिए। ओके, तो ये अपना आर्टिकल 20 यहाँ तक कंप्लीट होता है। आपको चीज़ें समझ में आ रही होगी सारी चीज़ें। ओके, और एक आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और लाइक एंड शेयर ज़रूर करते रहिएगा, ताकि हमारा भी मोटिवेशन बना रहे। आपको हम सारी चीज़ें फ्री में प्रोवाइड करवाएंगे, हर एक पूरा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी। फिर उसके बाद में हम हो सकता है किसी नेक्स्ट सब्जेक्ट पर आपके सामने हाजिर हों। तो हम नेक्स्ट आर्टिकल 21, जीवन जीने का अधिकार, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। ओके, इसमें क्या लिखा गया है, इसमें देखिए आपको अगर आपकी इच्छा हो
तो आप इन आर्टिकल्स को पढ़ लीजिएगा, नहीं इच्छा हो तो कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि हम सारी चीज़ों को ही उन्हीं चीज़ों को समझ रहे हैं। ये आपके सामने इसलिए रखा गया, अगर किसी को इच्छा हो पढ़ने की तो वो पढ़ सके, ठीक है। तो ये आपके सामने लिखी हुई है चीज़ें। आर्टिकल 21 में क्या लिखा गया है? आर्टिकल 21 में लिखा गया है कि अगर किसी भी प्रकार का अगर देखिए आर्टिकल 21 में क्या लिखा गया है। आर्टिकल 21 में ये चीज़ लिखी गई है कि अगर भाई आर्टिकल 21 में जीवन जीने का अधिकार है, आप किसी भी प्रकार से जीवन जिए, मैं कैसे भी जीवन जी सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ, ठीक है। तो विधि के अनुसार अगर कोई लॉ है, लॉ पारित कर रखा है, तभी आपको क्या किया जा सकता है, आपको रोका जा सकता है कि हाँ आपने यहाँ पर ये गलत किया है, आप इसके अनुसार ये काम मत कीजिए। तो यहाँ पर आपको दो केस समझने ज़रूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर 2 जजमेंट दिए हैं, 2 इंपॉर्टेंट केसेस हैं। एक है गोपालन केस, ठीक है, गोपालन केस है, गोपालन केस है 1950 का, और एक केस है मेनका गांधी केस, ठीक है, मेनका गांधी केस, मेनका गांधी केस 1978। इन 2 केसों को अगर आपने समझ लिया तो ये आपको क्लियर हो जाएगा कि इसमें क्या लिखा गया है, क्या कहना चाह रहा है। तो पहले केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था, 1950 में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि इस केस में जो अपने जो आर्टिकल 21 है, इसमें जो लिखा गया है उसकी एक सूक्ष्म व्याख्या करते हुए लिखा कि जो प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ है, अपने कॉन्स्टिट्यूशन में इस चीज़ को शामिल कर रखा है कि प्रोसीजर, देखिए इन शब्दों को ध्यान रखना जरूरी है, प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, विधि द्वारा स्थापित नियम, ठीक है, बाय लॉ विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया होती है। तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ये अपने कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है। अब इसका मतलब ये हो गया कि अगर पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा कोई एक्ट बना दिया गया, अगर आप उन्हीं के अनुसार जीवन जीने का आपको अधिकार है, अगर उनके बियॉन्ड अगर आप कुछ भी कर रहे हो तो फिर आपके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। ये सुप्रीम कोर्ट ने गोपालन केस 1950 में अपने जजमेंट में यह बात कही थी। अब 1978 तक सुप्रीम कोर्ट को लगा कि नहीं, ये तो बहुत ही छोटी सी व्याख्या होगी। अब ये व्याख्या तो इस प्रकार से होगी कि कोई अगर आपको फिजिकली अगर आपको देखा जाए एक तरीके से शारीरिक रूप से, ठीक है, शारीरिक जो बंधन है उन्हीं तक आपको सीमित कर दिया गया कि हाँ यहीं तक आपको कुछ राइट्स दिए जाते हैं, उसके आगे बियॉन्ड आपको कोई भी राइट्स नहीं दिए जाएंगे। लेकिन 1978 का जो मेनका गांधी केस होता है, मेनका गांधी केस बहुत ज़्यादा एक इंपॉर्टेंट केस है, लैंडमार्क केस है, जिसको हम बहुत सारे डिटेल से हम अलग से केस जो पढ़ेंगे, जो मेन इंपॉर्टेंट केसेज हैं, तो वहाँ पर डिटेल से समझने की कोशिश करेंगे। आप अभी के लिए ये समझिए कि मेनका गांधी केस में आर्टिकल 21 से रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट ने क्या जजमेंट दिया था। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये दिया था कि अगर पार्लियामेंट है, ठीक है, कोई पार्लियामेंट है या स्टेट लेजिस्लेचर है, स्टेट लेजिस्लेचर है, अगर वो कोई एक्ट पारित करती है, ठीक है, एक्ट पारित करना, लॉ बनाना उनका राइट है, लेकिन अगर वो कोई आर्बिट्रेरी रूप से मनमानी तरीके से कोई एक्ट लेके आते हैं, ठीक है, अगर आर्बिट्रेरी लॉ लेके आते हैं तो फिर वो आर्बिट्रेरी लॉ होगा, वो मनमाने तरीके से लाया गया लॉ, उसको स्क्रैप किया जा सकता है बाय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, नल एंड वॉइड किया जा सकता है, या सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उसके अपने अनुसार व्याख्या की जा सकती है। और यहीं पर अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट क्या कर रहा है, प्रोसीजर स्टेब्लिश्ड बाय लॉ जो बात की गई थी इसको क्या कर रहा है, इसको ओवररीच कर रहा है ना। और यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट जो यूएसए में जो सिस्टम चल रहा है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, क्या चल रहा है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, ठीक है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है, उसके अनुसार काम कर रहा है। उसमें ये लिखा गया है कि विधि में जो लिखा गया है उसकी भी व्याख्या की जा सकती है अलग तरीके से। केवल ये नहीं कि कोर्ट ने या पार्लियामेंट ने कोई एक्ट बना दिया गया है वही सर्व है, लॉ बनाया गया इंसान के लिए, अगर उन्हीं के अगर वो खिलाफ है तो फिर उसको कैसे हम मान सकते हैं कि वो सही होगा। अगर आर्बिट्रेरी रूप में अगर किसी सरकार ने आर्बिट्रेरी रूप से अपने फायदे के लिए कुछ लॉ बना दिया गया है तो फिर उसकी अलग तरीके से व्याख्या होनी चाहिए। तो फिर यहीं से सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ की शुरुआत करता है, को अपने जजमेंट्स में शामिल करता है।
और फिर यहाँ के उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे केसेस में हर जगह ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ की प्रक्रिया के तहत सारे जितने भी कोई भी लॉज वगैरह बना रखे उन सब की व्याख्या सुप्रीम कोर्ट अपने अनुसार करता रहता है समय समय पर। ओके, तो ये देखिए कितनी इंपॉर्टेंट बात दे रखी होगी, कितनी शानदार तरीके से। अब आगे जो भी केस आ जाएंगे, क्योंकि अगर सीधा सीधा मान लीजिए कोर्ट ने ये मान लिया कि जो लिख दिया गया वही सही है, तो फिर तो पार्लियामेंट के ऊपर चेक एंड बैलेंस का सिस्टम ही नहीं लागू हुआ। तो चेक एंड बैलेंस के यहाँ पर एक तरीके से सिस्टम शुरू हो जाता है कि कोई अगर गलत काम कर रहा है, ठीक है, तो उस गलत काम को रोका जा सके, ठीक है, चेक बैलेंस सिस्टम। इसी के लिए जैसे एक एक्ट में अगर देखा जाए, अब मेनका गांधी केस के बाद में बहुत सारे प्रोविजंस इसमें शामिल किए गए, जैसे कि आपको कहीं पर भी जीवन स्वास्थ्य का अधिकार हो गया, जैसे आप स्वास्थ्य का अधिकार देखा होगा, सोने का अधिकार भी सुप्रीम कोर्ट ने मतलब इसकी बहुत ही व्याख्या मतलब इस तरीके से कर दी है कि मतलब हर प्रकार के राइट्स आपको यहाँ पर मिले गए हैं, है ना। अब हर प्रकार के राइट्स आपको यहाँ पर दे दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने अपने केसेस में यह भी बात बोल दी कि जो निःशुल्क कानूनी सहायता है, निःशुल्क कानूनी सहायता भी यहीं पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, निःशुल्क कानूनी सहायता भी दी जा सकती है। अगर कोई गरीब है तो उसको कानूनी सहायता भी मिलनी चाहिए। अगर वो किसी उसके खिलाफ अगर केस हो गया है तो निःशुल्क कानूनी सहायता मिलनी चाहिए, उसके लिए गवर्नमेंट उसको प्रोवाइड करवाएगी। उसके तहत अगर पता हो आपको, एक नालसा एक्ट भी लाया गया था बाद में, ठीक है, नालसा एक्ट 1985 या 87, जहाँ तक याद आ रहा है 85 में लाया गया था। ओके, तो 1985 में नालसा एक्ट लाया गया था। इन सारी चीज़ों में क्या हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट बहुत सारे अधिकार दे दिया गया। जैसे विदेश यात्रा करना है तो वहाँ से फिर आने का अधिकार हो गया, तो वो इसी में सुप्रीम कोर्ट ने अपना कहा था। जैसे शोर शराबा होता है तो शाम को 10 बजे के बाद आप डीजे नहीं चला सकते, मतलब ये जगह जगह देखते हैं, रोकने का काम करती है गवर्नमेंट। तो ये क्या कर रहा है, ये जीवन जीने के अधिकार में सुप्रीम कोर्ट ने इसको बहुत ज़्यादा विस्तार दे दिया गया है। ओके, तो आर्टिकल 21 में ये सारी चीज़ें लिखी गई है। अब आर्टिकल 21A में जो लिखा गया है, 21A में क्या लिखा गया है, राइट टू एजुकेशन। राइट टू एजुकेशन बहुत बड़ा मतलब बहुत ही एक तरीके से रिवोल्यूशनरी एक तरीके से एक्शन था गवर्नमेंट का कि हाँ हमें ये करना ही करना चाहिए, क्योंकि राइट टू एजुकेशन होना बहुत ज़रूरी इंपॉर्टेंट था। तो गवर्नमेंट ने क्या, पार्लियामेंट ने क्या किया, आर्टिकल 21A को इंट्रोड्यूस किया और 86th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत, 86th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट संविधान संशोधन 2002, इसके तहत संविधान में इसको शामिल किया गया। और इसमें ये चीज़ लिखी गई कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे, 6 से 14 वर्ष तक के जो भी बच्चे, प्रत्येक बच्चे के लिए जो शिक्षा है वो निःशुल्क और अनिवार्य होगी, ठीक है, निःशुल्क और अनिवार्य होगी। अब निःशुल्क और अनिवार्य इसमें ऐड तो कर दिया, लेकिन अभी एक्ट नहीं आया था। तो वैसे तो डीपीएसपी में भी शामिल है, डीपीएसपी में भी इसको शामिल किया गया था और ड्यूटीज़ में भी इसको रखा गया है, लेकिन वहाँ पर क्या होता है कि वो आप उसके लिए कोर्ट में नहीं जा सकते हो कि हमारे डीपीएसपी में ये लिखा गया, क्योंकि डीपीएसपी है वो, डीपीएसपी को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। इसीलिए फंडामेंटल राइट्स में इसको ऐड किया गया, और फंडामेंटल राइट्स में अगर ऐड कर दिया गया तो आप अपने राइट के लिए, फंडामेंटल राइट्स के लिए आप कोर्ट में जा सकते हो और कोर्ट को बोल सकते हो कि हमें यहाँ पर हमारा राइट है, तो बच्चों को शिक्षा मिलनी चाहिए। इसी के लिए इस एक्ट के बाद में, इस आर्टिकल्स के बाद में 2009 में राइट टू एजुकेशन, ठीक है, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 लाया गया था। और इस एक्ट में ये कहा गया कि 14 वर्ष से कम के बच्चे, ठीक है, इसमें 6 से 14 वाले कंडीशन नहीं लगा के 14 वर्ष से जो भी कम के बच्चे, उन प्रत्येक बच्चे के लिए, एवरी चाइल्ड के लिए ये कर दिया गया कि आपको फ्री और कंपलसरी एजुकेशन दी जाएगी। और उसमें क्या क्या गया कि संतोषजनक और क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव तो दी जा रही, क्वालिटेटिव एजुकेशन भी दिया जाएगा। अब ये एक दूसरा पक्ष है कि किस प्रकार की एजुकेशन दी जा रही है, किस प्रकार का एजुकेशन सिस्टम है, कहाँ पर क्वालिटी है, कहाँ पर क्वालिटी नहीं है, वो एक अलग बहस का मुद्दा है, ठीक है। पॉलिसीज़ किस प्रकार से काम कर रही है, किस प्रकार से काम नहीं कर रही है, उस पर हम अलग से डिबेट कर सकते हैं, अलग से एक वीडियो लेके आएंगे, उसमें हम डिस्कशन करेंगे इस पर तमाम सारी चीज़ों की। लेकिन अभी के लिए हम आर्टिकल्स पढ़ रहे हैं, तो आर्टिकल्स पे ही हमारा फोकस रहना चाहिए कि आर्टिकल्स में क्या लिखा गया, क्या राइट्स दिए गए, ठीक है, तो इन्हीं पर फोकस करना है। अब देखिए 14 वर्ष तक की बात तो कर दी, अब आपको एक छोटी सी एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको ये याद रखना कि गवर्नमेंट ने क्या किया था,
अभी तक 3 पॉलिसी एजुकेशनल पॉलिसीज आ रखी है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कितनी आ रखी है, तो आपको ध्यान रखना 3 पॉलिसीज अभी तक आ रखी है। कौन कौन सी पॉलिसीज आ रखी है, अगर आपको ध्यान हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हो तो आप यहाँ से याद कर लेना, एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जा सकता है। पहली जो एजुकेशन पॉलिसी आई थी वो आई थी 1968 में। कौन सी? कोठारी कमेटी की सिफारिश पर, जो कोठारी कमीशन बना था, कोठारी आयोग, ठीक है। कोठारी कमीशन की रिकमेंडेशन के बेसिस पर, कोठारी कमीशन 1964 से 1966 तक बना था। इसकी रिकमेंडेशन के बेसिस पर गवर्नमेंट ने ये बोला था, गवर्नमेंट 1968 में फर्स्ट एजुकेशन पॉलिसी लेकर आती है, सेकंड लाई जाती है 1986 में, और थर्ड जो अभी आई है न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, आपने बहुत ज़्यादा इसका देखा होगा, न्यूज़ में भी पढ़ा होगा। तो इसमें तमाम सारे के पहलू है। अब पहली 2 में देखिए, सभी में वैसे तो तीनों में ही है, लेकिन पहली 2 में मेनली फोकस किया गया था साइंस और मैथ्स पर, ठीक है। जो मेन फोकस किया गया था साइंस एंड मैथ्स पर फोकस किया गया था। ह्यूमैनिटीज़ को तो मतलब इस तरीके से देखा गया था कि एक तरीके से ये जो भी इंसान नहीं पढ़ पा रहा है या जो एकदम बिल्कुल ही लो ग्रेड का है वो ह्यूमैनिटी में चला जाए, कम से कम उसके पास डिग्री हो। बाकी साइंस और मैथ्स को मेनली फोकस में रखा गया। 2020 की पॉलिसी में भी यही है, लेकिन इसमें एक अच्छी बात ये कर दी गई है कि अगर मान लीजिए आप स्ट्रीम चेंज करना चाह रहे हो कुछ समय के बाद, मान लीजिए आपने 11th में कोई साइंस रख लिया, बाद में आप आर्ट्स ले लिया, ये तो अभी भी आप कर सकते हो। लेकिन अगर आर्ट वाला कोई भी स्टूडेंट पहले था वो साइंस नहीं ले सकता था, लेकिन अब आप कर सकते हो। साइंस के साथ, साइंस के सब्जेक्ट के साथ आप ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट्स भी आप रख सकते हो। ये न्यू पॉलिसीज़ में रखी गई बात है, जो कि बहुत अच्छी बात है, और इसके शायद हमें बेनिफिट देखने को मिलेंगे कुछ समय के बाद, जो कि हमें एक टाइम पीरियड, हर चीज़ का समय होता है कि कुछ समय के बाद कौन सी चीज़ हमें देखने को मिलेगी। तो ये आर्टिकल 21 और 21A के बारे में हमने सारे तमाम पहलुओं को जानने की कोशिश की। उम्मीद कर रहा हूँ कि हर चीज़ आपको समझ में आ रही होगी, और उम्मीद है कि आप भी वीडियो को लाइक ज़रूर करोगे, सब्सक्राइब भी करोगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करोगे, ठीक है। आपसे बस इतनी ही आशा है, बाकी आपकी इच्छा है। आपको अगर अच्छा पसंद आ रहा हो और कुछ भी अगर लग रहा हो क्योंकि यहाँ पर कुछ और चीज़ें होनी चाहिए थी, तो आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, हम उसमें इम्प्रूव करने की बहुत पूरी तरीके से कोशिश करेंगे। हम आपके साथ हैं पूरी तरीके से। ओके, अब अपना नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो आर्टिकल 22। देखिए आर्टिकल 20 और आर्टिकल 22 दोनों को क्या लिखा है कि प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस। वहाँ पर क्या था आर्टिकल 20 में? आर्टिकल 20 में यह था कि प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंस। ओके, तो दोनों में आपको डिफरेंस ध्यान में रखना है, अपने दिमाग में रखना है। तो इसमें क्या चीज़ लिखी गई है आर्टिकल 22 में? देखिए पूरा आर्टिकल अगर आपको पढ़ना हो तो इतना बड़ा आर्टिकल है, पढ़ लीजिएगा। इसमें 7 क्लॉज है टोटल, ठीक है, टोटल 7 क्लॉज है। अब 7 क्लॉज को हम 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। पहले 2 में लिखा गया प्यूनिटिव, थर्ड है एक्सेप्शन, और 4th से 7 तक लिखा गया। 4th से 7 तक जो क्लॉज में लिखा गया वो है प्रिवेंटिव मेजर्स के लिए। ओके, प्रिवेंटिव मेजर्स के लिए। अब आपको इसमें ये समझना है कि प्यूनिटिव और प्रिवेंटिव का मतलब क्या हो रहा है। आपको यहाँ पर थोड़ा सा हो सकता है डाउट लग रहा हो। तो देखिए प्यूनिटिव का मतलब ये होता है कि आपने सज़ा कर दी हो, अपराध कर दिया हो आपने। अगर आपने कोई अपराध कर दिया गया हो तो फिर उसके लिए फिर आपको क्या मिलेगी? सज़ा मिलेगी, पनिशमेंट मिलेगा, ठीक है। प्यूनिटिव मतलब पनिशमेंट मिलेगा आपको, उसके लिए दंड दिया जाएगा, तो वो उसको बोलेंगे प्यूनिटिव। प्रिवेंटिव का मतलब हो गया कि आपने अपराध तो नहीं किए, लेकिन अपराध करने की आशंका है कि हो सकता है कि इनके द्वारा अपराध किया जा सके। जैसे कि आप देखा होगा कि कभी कभी क्या होता है, कोई धार्मिक प्रोग्राम्स होने वाले होते हैं और लगभग बहुत सारी जगहों पर सांप्रदायिक दंगे भड़काने की कोशिश करने वाले लोग, असामाजिक तत्व होते हैं, देखने को मिल जाते हैं। अब असामाजिक तत्व होते हैं तो क्या होता है, जो पुलिस होती है उनके पास सारे डेटाज होते हैं कि किसने कब अपराध कर रखा है या किसकी क्या हिस्ट्री है। तो फिर वो क्या करता है, ऐसे लोगों को पहले ही आगाह कर दिया जाता है, उनको पकड़ के कि आप ये काम नहीं करोगे। ओके, और अगर कुछ ऐसी कंडीशंस हो सकती है कि उनको लग रहा हो कि कोई बहुत ज़्यादा कुछ गलत कर सकता है तो उनको डिटेन भी किया जा सकता है। ओके, उनको अरेस्ट भी किया जा सकता है, उनको डिटेन भी किया जा सकता है।
यहाँ तक आपको क्लियर होगा प्यूनिटिव और प्रिवेंटिव में। ओके, अब देखिए आर्टिकल जो पहले हम प्यूनिटिव के जो प्रोविजंस हैं उनको समझने की कोशिश करते हैं, फिर हम प्रिवेंटिव के जो प्रोविजंस हैं उनको समझने की कोशिश करेंगे। आर्टिकल 22 क्लॉज 1, अगर इसमें दो चीज़ों का जिक्र किया गया है, अब दो चीज़ें कौन कौन सी जिक्र किया गया है? पहले किया गया है राइट टू बी फ्रीडम ऑफ राइट टू बी इन्फॉर्म, आपको सूचना का अधिकार, राइट टू बी इन्फॉर्म ऑफ ग्राउंड अरेस्ट। मान लीजिए आपको गिरफ्तार किया गया, ठीक है, आपको अरेस्ट कर लिया गया। अब किस बेसिस पर आपको अरेस्ट किया गया है उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देना। इन्फॉर्मेशन आप उनसे ले सकते हो जिन्होंने आपको गिरफ्तार किया है, जिन्होंने भी पुलिस ने आपको गिरफ्तार किया है या सीबीआई ने आपको गिरफ्तार किया है, आप उनसे इन्फॉर्मेशन ले सकते हो कि आपको किस ग्राउंड पे आपको अरेस्ट किया गया है। ठीक है, ये आपका राइट है आर्टिकल 22(1) के तहत। ओके, ये ध्यान रखना है आपको। आर्टिकल 21 क्लॉज 2 में दूसरी बात जो लिखी गई है वो लिखा गया है राइट टू कंसल्ट ए लीगल प्रैक्टिशनर। ठीक है, ए लीगल प्रैक्टिशनर, थोड़ा सा लिखने में आपको शायद पढ़ने में दिक्कत हो रही हुई, एक मिनट। लीगल प्रैक्टिशनर, ठीक है। अब देखिए लीगल प्रैक्टिशनर में क्या बात कह रखी होगी? लीगल प्रैक्टिशनर में ये बात कही गई है कि अगर आप गरीब हो, पुअर पीपल हो, और आपके पास ये इतने वो तरीके से फाइनेंशियली आप स्ट्रांग नहीं हो कि आप किसी भी प्रैक्टिशनर को या किसी भी एडवोकेट को हायर कर सको अपना केस लड़ने के लिए, तो फिर ये स्टेट की जिम्मेदारी बनेगी। ठीक है, आप स्टेट को ये बोल सकते हो, आपका ये अधिकार है कि स्टेट आपको एक लीगल प्रैक्टिशनर प्रोवाइड करवाए, आपका केस लड़े। ठीक है, ये दो राइट आर्टिकल 21 में दे रखे हैं आपको। प्यूनिटिव में आपको अगर सज़ा हो गई हो तो सज़ा होने के बाद आपको ये राइट दिए गए कि ठीक है आपको सज़ा हो गई, अब आप अपने खिलाफ कुछ भी अपने पक्ष में कोई मजबूत सबूत आप रखना चाहते हो, ठीक है, तो उसके बेसिस पर आपको ये राइट दिए गए हैं। अब 22 के क्लॉज 2 में क्या चीज़ लिखी गई है वो देखते हैं। 22 के क्लॉज 2 में ऐसी क्या चीज़ लिखी गई है जो हमें ध्यान रखना चाहिए? उसमें लिखा गया, उसमें भी दो चीज़ें लिखी गई है। 22 के क्लॉज 2 में दो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। देखिए ये प्यूनिटिव के बारे में ही अपन पढ़ रहे हैं अभी। राइट टू बी प्रोड्यूस, ओके, राइट टू बी प्रोड्यूस बिफोर ए मजिस्ट्रेट, राइट टू बी प्रोड्यूस बिफोर ए मजिस्ट्रेट। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको गिरफ्तार किया जाता है तो 24 आवर्स के अंदर 24 आवर्स, आपने सुना होगा कि 24 घंटे के अंदर अंदर आपको मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करना ज़रूरी होता है, 24 आवर्स के अंदर अंदर। लेकिन इसमें एक जो बात लिखी गई है वो ये है कि 24 आवर्स में जो आपका ट्रेवलिंग टाइम है उसको एक्सक्लूड रखा गया है। ठीक है, ट्रेवलिंग टाइम है उसको एक्सक्लूड रखा गया है, उसको इसमें शामिल नहीं किया गया, बाहर रखा गया ट्रेवलिंग टाइम को। ट्रेवलिंग टाइम के अतिरिक्त आपको 24 आवर्स के अंदर अंदर आपको मजिस्ट्रेट के समक्ष उनको प्रस्तुत करना होगा जिसको भी आपने पकड़ा है। दूसरा इसी में जो राइट आपको दे रखा वो है कि नो डिटेंशन बियॉन्ड 24 आवर्स। अगर मान लीजिए आपको गिरफ्तार कर लिया जाता है, डिटेन कर लिया जाता है, ठीक है, अब 24 आवर्स तक अगर आपको रख लिया जाता है कस्टडी में, पुलिस अपने पास रख लेती है, तो फिर 24 आवर्स के बाद वो आपको अपनी कस्टडी में नहीं रख सकती है। एक ही सज़ा के नाम पर आपको उनको छोड़ना ही पड़ेगा। समझ में आया होगा? प्यूनिटिव में क्या दे रखा है? प्यूनिटिव में ये चीज़ें दे रखी है कि पहले में ये दे रखा है कि अगर मान लीजिए आपको गिरफ्तार कर लिया जाता है, ठीक है, तो आपको गिरफ्तार करने पर आपको वो इन्फॉर्म करेंगे कि किस बेसिस पर आपको गिरफ्तार किया गया है, क्या है ग्राउंड, क्या है उसको, और
आपको एक लीगल प्रैक्टिशनर भी आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा अगर आप गरीब हो, आप कैपेबल नहीं हो। सेकंड में ये एक बात करें कि आर्टिकल 22 के क्लॉज 2 में कि अगर मान लीजिए आपको गिरफ्तार किया गया है तो 24 आवर्स के अंदर अंदर मजिस्ट्रेट के समक्ष आपको ले जाकर प्रस्तुत किया जाएगा। ट्रेवलिंग टाइम को उसमें एक्सक्लूड किया गया, ट्रेवलिंग टाइम उसके शामिल नहीं है, ये याद रखना है बिल्कुल। और अगर आपको 24 आवर्स के अंदर अंदर आपको मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो फिर आपको रिहा करना होगा, आपको फ्री करना होगा, आपको वो जेल में बंद करके नहीं रख सकते हैं। ये हो गया प्यूनिटिव में। प्रिवेंटिव में क्या चीज़ लिखी गई है? प्रिवेंटिव में आर्टिकल 22 के क्लॉज 4 में लिखी गई, क्लॉज 4 से क्लॉज 7 तक इनमें इसके बारे में जिक्र किया गया है। अब प्रिवेंटिव डिटेंशन, पहली बात तो आपको ये समझना होगा कि जो प्रिवेंटिव डिटेंशन है क्या वो केवल स्टेट ही बना सकता है या सेंटर ही बना सकता है या स्टेट को भी राइट है? तो देखिए, स्टेट और सेंटर दोनों ये बना सकते हैं, और वो बनाने का आधार क्या होगा कि जो भी आंतरिक सुरक्षा है उसको खतरा ना हो, राष्ट्रीय सुरक्षा है उसको कोई खतरा ना पहुंचाए। ओके, इस बेसिस पर ये लगा सकता है कि कोई सामाजिक तत्व है, कोई मान लीजिए सशस्त्र विद्रोह करने की कुछ ऐसी कंडीशन हो तो वहाँ पर वो प्रिवेंटिव एक्शंस ले सकते हैं। ठीक है, प्रिवेंटिव एक्शन, तो उसी के बेसिस पर प्रिवेंटिव लॉज एक्ट पारित किया जाता है, वो उन स्टेट और सेंटर दोनों गवर्नमेंट कर सकती है। अब आर्टिकल 24 में जो चीज़ लिखी गई है वो देखिए, प्रिवेंटिव अगर डिटेंशन किसी को करना है, पहली बात ये लिखी गई है कि 3 मंथ तक अगर किसी को भी गिरफ्तार किया गया तो आप 3 मंथ तक आप मैक्सिमम उनको गिरफ्तार करके रख सकते हो, बिना किसी बताए, बिना किसी नोटिस के। दूसरी बात इसमें लिखी गई है कि अगर इस टाइम पीरियड को अगर आपको एक्सटेंड करना है, अगर टाइम पीरियड को एक्सटेंड करना है तो इसमें क्या करना होगा, आपको एक एडवाइजरी बोर्ड बनाया जाएगा। एक एडवाइजरी बोर्ड होता है, एडवाइजरी बोर्ड का क्या, एडवाइजरी बोर्ड में मुख्यतः जैसे कि कोई हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जजेस हो गए, ठीक है, वो इसमें मिलकर अपनी राय देते हैं कि क्या उसको एक्सटेंड करना चाहिए तो क्यों करना चाहिए, कितना करना चाहिए। अब एक्सटेंड में ये सीमा लिखी गई है कि अगर कोई एक्ट है, किसी एक्ट के तहत आपने उनको गिरफ्तार किया, प्रिवेंटिव डिटेन किया, उस एक्ट में जितनी सज़ा का प्रावधान है, जितनी सज़ा का प्रावधान कर रखा है, जैसे मान लीजिए उसमें 7 महीने की सज़ा का प्रावधान है, अब आपने 3 महीने तो पहले डिटेन करके रख लिया, तो फिर आप अब मैक्सिमम से मैक्सिमम 4 महीने के लिए और उसको गिरफ्तार करके रख सकते हो। उसकी जो डिटेन की जो टाइम पीरियड है उसको आप 4 महीने के लिए और बढ़ा सकते हो। ये नहीं कि आप 1 साल के लिए बढ़ा दिया, 2 साल के लिए बढ़ा दिया। जिस एक्ट में जितनी सज़ा का प्रावधान किया गया है उससे ज़्यादा आप सज़ा उसको नहीं दे सकते हो, उतने ही समय के लिए आप डिटेन करके रख सकते हो। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और ये बात कहाँ पर लिखी गई, आर्टिकल 22 के क्लॉज 7 है ना, उसमें ये बात लिखी गई है। ठीक है, एक तरीके से वहाँ से आपको ये राइट मिलता है कि इससे ज़्यादा को आपको पकड़कर नहीं रखा जा सकता। ओके, ये काम कर सकता है। अब आर्टिकल 22 का क्लॉज 5, इसमें क्या लिखा गया है, इसमें आपको राइट दिए गए जो प्रिवेंटिव डिटेंशन किया जाता है, जैसे कि आर्टिकल 22 का क्लॉज 1 में और क्लॉज 2 में कुछ राइट्स दिए गए थे प्यूनिटिव में, उसी प्रकार प्रिवेंटिव में आर्टिकल 22 क्लॉज 5 में आपको राइट दिया गया है कि अगर आपको गिरफ्तार किया गया है तो आपको इन्फॉर्म करना होगा किस ग्राउंड पे आपको गिरफ्तार किया गया है, ताकि आप भी अपनी काउंटर FIR दर्ज करवा सको और उसमें बता सको कि इन्होंने मुझे इस ग्राउंड पे किया है और मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। ठीक है, अगर आपने कुछ भी नहीं किया है तो फिर आपको गिरफ्तार करना बनता नहीं है, तो उसी के खिलाफ आपको इन्फॉर्मेशन देना ज़रूरी होता है। दूसरा होता है कि अगर आप बहुत गरीब हो, आप किसी भी प्रकार का नहीं ले सकते हो, किसी भी प्रकार की मतलब आपकी फाइनेंशियल कंडीशन ऐसी नहीं कि आप किसी रिप्रेजेंटेशन को, लीगल रिप्रेजेंटेशन को आप ले सकते हो अपना केस लड़ने के लिए, तो स्टेट को ये काम करना होगा। आप स्टेट से डिमांड कर सकते हो, आपका अधिकार है कि हमें भी एक रिप्रेजेंटेशन प्रोवाइड करवाइए ताकि हम हमारा केस लड़ सकें। ठीक है, अब इंफॉर्मेशन की जो बात कर रखी है उसमें एक छोटी सी बात ट्विस्ट दिया गया आर्टिकल 22 क्लॉज 6 में। उसमें ये लिखा गया है कि अगर कोई भी अगेंस्ट पब्लिक इंटरेस्ट हो, क्या हो, अगेंस्ट पब्लिक इंटरेस्ट, अगर अगेंस्ट पब्लिक इंटरेस्ट कोई भी चीज़ है
तो फिर वो चीज़ उनको इन्फॉर्मेशन देना ज़रूरी नहीं है जिनको भी आप प्रिवेंटिव, क्योंकि अपने लोकहित के लिए तो आपने उनको गिरफ्तार किया है, और वही चीज़ अगर उनको इन्फॉर्म कर दोगे तो हो सकता है कि उसका वो मिसयूज़ कर ले। तो उस प्रकार की इन्फॉर्मेशन आपको उनको देना ज़रूरी नहीं है। तो यहाँ तक अपना जो फंडामेंटल राइट्स थे उनमें राइट टू फ्रीडम था, वो हमने यहाँ तक कवर किया। और इनमें आपको सारी चीज़ें उम्मीद करता हूँ कि समझ में आई होगी। एकदम सरल भाषा में मैंने समझाने की कोशिश की है पूरी तरीके से। और कोई भी अगर डाउट हो तो आप वापस से कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो और वहाँ पर आप पूछ सकते हो। और आपसे लास्ट में बस एक छोटी सी उम्मीद है, आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड कीजिए। हम चाहते हैं कि आपको फ्री में सारी चीज़ें मिल सके, आप कहीं भी कोचिंग में आपको जाना ना पड़े। ओके, तो इसी के लिए हम ये सारा काम कर रहे हैं, आप ही के हित में काम कर रहे हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद।